आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो इस वीडियो के स्टडी मटेरियल आप MSBT के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस और फ्री MCQ सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें तो ब्रॉडली मेनली देयर आर 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट, तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट और चौथा है HR मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वन बाय वन इसे हम ब्रॉडली देखते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये ऐसा एक तरीके का मैनेजमेंट है जिसमें हम प्रोडक्टिव प्रोसेसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि इनपुट इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो आपकी एक कंपनी है जो टमाटर बनाती है, ठीक है, तो उसका इनपुट प्रोडक्ट हो गया टमाटर। आपकी कंपनी मान लीजिए टोमेटो सॉस बनाती है, तो उसके लिए इनपुट प्रोडक्ट हो गया टमाटर और उसका गुड्स हो गया टोमेटो सॉस। वैसे ही अगर आपको उस टमाटर को कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, दिल्ली से चंडीगढ़ भेजना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होगा सर्विसेज से। अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वो आपके टोमेटो सॉस को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इनपुट्स प्रोडक्ट्स के, जैसे कि मेन हो गया, मटेरियल हो गया, मटेरियल में टोमेटो आ सकता है, इक्विपमेंट हो गया, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी सर्विसेज की श्रेणी में आएगा। तो इस मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट को ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अभी ऑपरेशनल मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्विसेज दी जाती है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गुड्स, जैसे कि आपका टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चर हुआ है, तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, एट राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आता है और वो सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वो करता है, मेनली परचेसिंग, मटेरियल मैनेजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और समझ लीजिए आप बना रहे हैं टोमेटो सॉस, आपकी कंपनी टोमेटो सॉस बनाती है, तो इसके लिए आपको टमाटर चाहिए होंगे, उसे बेस्ट और रीजनेबल भाव में परचेस करने की और सही टाइम पे परचेस करने की जिम्मेदारी होगी प्रोडक्शन मैनेजर की। साथ ही मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आपको टमाटो सॉस बनाना है तो टमाटर को प्रॉपर स्टोरेज देना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टमाटर ख़राब ना हो, ठीक है। और थर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप टमाटो सॉस बना रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो राइट क्वालिटी और अच्छी हो, ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की इच्छुक हो। तो सेकंड नंबर पे आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ये याद रखना, ये 3-4 चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये आप बार बार सुनोगे तो ये ध्यान में रखना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि डिमांड को क्रिएट करना, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए टोमेटो सॉस है, तो उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अंबुजा सीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए या अल्ट्राटेक ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डिमांड की क्रिएशन करना, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, मार्केट शेयर बढ़ाना, कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करना और अच्छी गुड विल और पब्लिक इमेज सही करना कंपनी की। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की जाती है। मेनली पहला है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को, जो भी आपके बायर्स है, टारगेट ऑडियंस है, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। सेकंड होता है मार्केटिंग रिसर्च। इसमें सिस्टमेटिक कलेक्शन और एनालिसिस किया जाता है डाटा का रिलेटेड टू आपके गुड्स, ठीक है। तो कहाँ पे आपके टोमेटो सॉस बिकेगा, कहाँ पे आपका सीमेंट ज़्यादा बिकेगा, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या आपकी कंपनी की वैल्यू है वहाँ पे, तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो थर्ड नंबर पे आता है सेल्स मैनेजमेंट। आपकी जब सेल्स होंगी तभी तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेंगी, तो ये भी एक काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि वो सेल्स को भी ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग की करती है। थर्ड नंबर पे आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है
अलग अलग लोगों को बताया जाता है कि उनको क्या काम करने हैं। कंट्रोल किया जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है आपकी कंपनी में, जैसे कि बरोबर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर टाइप्स से जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी आपके कंपनी के है उसके हिसाब से एडजस्ट करना। तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलर और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फंड्स रहने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट पैसे होने चाहिए, सफिशिएंट रिटर्न्स मिलने चाहिए आपको शेयर होल्डर्स को, तभी आपके शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। और इंश्योर सेफ्टी, ठीक है। थर्ड नंबर पे है ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए फंड को। फोर्थ नंबर पे है सेफ्टी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। फिफ्थ पे है अच्छी सी एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब अच्छा सा एक कैपिटल बना के रखना चाहिए आपके फाइनेंशियल मैनेजर को। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो आप बता सकते हैं फोरकास्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, फंड इन्वेस्टमेंट, मेंटेनिंग प्रॉपर लिक्विडिटी, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। और एक भी टर्म आपको पता नहीं या फिर नहीं समझा हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस में भी प्लान किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है लोगों को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एचआर डिपार्टमेंट का इफेक्टिव मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो सके, उनमें मोटिवेशन भरा जा सके, अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को क्रिएट किया जाए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो सहभागी हो सके। अगर बात की जाए आपके फंक्शंस की एचआर मैनेजमेंट में, तो मैन पावर की प्लानिंग, अच्छे से रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन प्रोसीजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग देना, वेजेस सैलरीज डिटरमाइन करना, ये सब फंक्शंस होते हैं एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स एक सर्टन एबिलिटीज़ या एट्रीब्यूट्स होती है जो एक एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक टास्क जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अपने रोल्स और ड्यूटीज़ और जैसे भी अपने सबॉर्डिनेट्स से ऊपर डील करना उसे आना चाहिए। ये आप प्रैक्टिकल और जो आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप साथ ही साथ इवेंचुअली ये सीखते ही जाओगे। मैनेजरियल स्किल्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अलग अलग लेवल्स के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो या फिर कोई इंटरमीडिएट या फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर हो। सो टाइप्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है टेक्निकल स्किल्स, नंबर 2 पे आता है कंसेप्चुअल स्किल्स, नंबर 3 पे आता है इंटरपर्सनल या फिर ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स। सो नंबर 1 पे आता है टेक्निकल स्किल्स। Technical skills involves the knowledge of and proficiency in activities including methods, processes and procedures. इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक मैकेनिक है जो काम करता है तो जो उसके ऊपर सुपरवाइज़र है उसे ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने मैकेनिक को समझा सके, उसको सिखा सके कि तुम्हें काम कैसे करना है। अगर वो कहीं अटक जाता है तो उसे बता तो पाए कि ये काम कैसे किया जाता है। तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। ये टेक्निकल स्किल्स एजुकेशंस और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्री में आ जाती है। तो ये टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टूल्स, इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुपरवाइजरी और फर्स्ट लेवल मैनेजर में। जैसे कि आप ऊपर ऊपर जाते हो तो इसके टेक्निकल स्किल्स अपना इम्पोर्टेंस लूज करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो अगर NHAI या फिर डिफेंस के जो मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है तो क्या डिफेंस मिनिस्टर के पास ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होंगी एज़ कम्पेयर टू जो जनरल है, आर्मी के जो जनरल है? तो नहीं होंगी, बट दे हैव कंसेप्चुअल स्किल्स। और क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स होती है उनके पास और साथ ही ह्यूमन स्किल्स होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है। तो इसे ही देखेंगे हम। अगर NHAI के जो भी मिनिस्टर्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी कि जो प्री क्वालिफाइड एजुकेशन लिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, जो चेयरमैन है NHAI उसके पास होंगी।
आप समझ सकते हो कि चेयरमैन के पास ही होंगे, लेकिन मिनिस्टर के पास कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है, इसलिए वो उस पोजीशन पे जाके बैठता है। तो कंसेप्चुअल स्किल्स अगर हम देखें, जो कंसेप्चुअल स्किल्स होती है वो ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखने का एक नज़रिया होता है। साथ ही जो भी इंटर रिलेशनशिप है, मानो बिजनेस के एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे हैं, बाहर का दबाव है, अंदर का दबाव है, गवर्नमेंट का दबाव है, सबको हैंडल करना कंसेप्चुअल स्किल्स में आता है। ये टेक्निकल स्किल्स सीखना ज़्यादा आसान है कंसेप्चुअल स्किल्स से। ये जो स्किल्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज प्लान्स और डिसीजंस को एग्जीक्यूट और फोरकास्ट करने में मदद करती है। और साथ ही कंसेप्चुअल स्किल्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल गोल्स से ज़्यादा अपने ओवरऑल बिजनेस को देखती है। जैसे आपको पता होगा, पहले कैलकुलेशन, नासा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, तो वहाँ पे पहले जो भी कैलकुलेशन हुआ होते थे, तब मैथमेटिकल्स जो जीनियस होते थे या फिर मैथमेटिक्स जिनका अच्छा रहता था उनको वो रिक्रूट करते थे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड। बट स्लोली स्लोली कंप्यूटर आए तो उन्होंने उनकी जगह ले ली। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी डिपार्टमेंट के गोल्स हैं, मतलब वो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट जो था वहाँ का, वो कह सकता था कि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करते, कंप्यूटर में फॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन कंसेप्चुअल ओवरऑल बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा उसके ऊपर होना चाहिए। तो जो भी कंसेप्चुअल स्किल्स होती है वो टॉप मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मिड लेवल मैनेजर के लिए थोड़ी लेस इम्पोर्टेंस होती है, और फर्स्ट लेवल मैनेजर के लिए या सुपरवाइजर के लिए रिक्वायर्ड होती ही नहीं है। तो इनको क्लासीफाई किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में। डिसीजन मेकिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। एक ऐसी एबिलिटी होती है एक पर्सन में जो टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन ले सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लिए मेंटल एबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बहुत वाइटल स्किल होती है, क्योंकि ये हेल्प करता है कि जो राइट पीपल है वो राइट जगह पे काम करें। सो इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट स्किल्स बाय रॉबर्ट एल कैच, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल्स कम रही तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास सुपरवाइजरी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए और ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स थोड़ी रहे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजरल स्किल्स एक ऐसी स्किल होती है जैसे कि मैनेजर लोगों के साथ अच्छे से घुल मिलकर काम कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। साथ ही ये एक टीम स्पिरिट और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि लोग फ्री फील करें अपने ओपिनियंस बताने के लिए। और इसे क्लासीफाई किया जाता है 3 चीज़ों में, कम्युनिकेटिंग स्किल, मोटिवेटिंग स्किल और लीडरशिप स्किल्स में। तो वन बाय वन देखते हैं। कम्युनिकेटिंग स्किल्स ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं दूसरों को। अगर ये इम्प्रॉपर और इंसफिशिएंट और पुअर इंफॉर्मेशन रही तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो मोटिवेटिंग स्किल्स अगर हम देखें तो ये इंस्पायर करता है पीपल को, जो भी मैनेजर कहे वो ऑर्डर्स फॉलो करने में। ये मोटिवेशन एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन इंक्लूड करता है रिवॉर्ड्स को, जैसे कि नेगेटिव मोटिवेशन इन्वॉल्व करता है पनिशमेंट या थ्रेट्स को। लीडरशिप स्किल्स, तो लीडरशिप स्किल्स एक मैनेजर में बहुत ज़रूरी होती है। ये इंस्पायर करता है लीड करने में, ठीक है। एक लीडरशिप स्किल्स होने से ये फ़ायदा होता है कि वो मैनेजर लीड करता है अपने लोगों को, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए इंस्पिरेशन होता है और मैक्सिमम कोऑपरेशन वो रूल आउट कर सकता है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।